नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाउ हम लोगों ने ये देख लिया था कि हाउ डज इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग। जब भी इवेपरेशन होता है तो उससे कूलिंग ज़रूर होती है, क्योंकि जो पार्टिकल इवेपरेट होते हैं वो बल्क ऑफ लिक्विड से हीट लेकर इवेपरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और जो बचा हुआ बल्क ऑफ लिक्विड है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं पर भी इवेपरेशन होगा तो कूलिंग होगी। नाउ लेट अस सी why do water droplets are seen on outer surface of glass containing ice cold water। क्वेश्चन पूछा गया है why do we see water droplets on outer surface of glass containing ice cold water। जैसे किसी ग्लास में आइस कोल्ड वाटर पड़ा हो और उसमें देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो उसकी बाहर सरफेस है उसमें छोटी 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 ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो ऐसा होता है कि आइस कोल्ड वाटर अगर किसी में है तो आप देखेंगे कि बाहर में ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पता चल जाता है ये पानी ठंडा है। तो क्यों आ जाती हैं? इसमें कोई ग्लास में तो कोई पोर्स होते नहीं, कोई होल्स होते नहीं है कि बाहर पानी निकल आए, कैसे आ जाती हैं? नाउ व्हेन वी नो दैट एयर कंटेन्स, जो एयर होती है कंटेन्स मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। व्हेन particle of air collides with cool surface of glass, when particles of air collide with cool outer surface of glass, तो आपको मालूम है कि वाटर वेपर में क्यों बदला था? उसको हमने लेटेंट हीट दे दी थी, तो उसको लेकर के वो वाटर वेपर में बदला था। अगर मैं उसी वाटर वेपर से लेटेंट हीट वापस ले लूँ तो उसे पानी में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर या गैस या स्टीम, उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो लेटेंट हीट के फॉर्म में होती है। जब भी आपको पानी को, बॉइलिंग वाटर को गैस बनाना है, बॉइलिंग वाटर को स्टीम बनाने के लिए उसे घंटों उबालना पड़ता है, टेम्परेचर नहीं बदलता, लेकिन उस घंटों उबालने की प्रक्रिया में, बॉईल करने की प्रक्रिया में उसको हम लेटेंट हीट देते हैं, जिससे कि वे अपने बॉन्ड्स को तोड़कर स्टीम में बदल जाएं। यदि मैं उसी स्टीम से या उसी मॉइस्चर से मैं वो लेटेंट हीट वापस मांग लूँ तो उसे फिर से वाटर में बदलना पड़ेगा। तो जब वो मॉइस्चर इससे टकराता है तो वो अपनी हीट इस कोल्ड वाटर को दे देता है, क्योंकि ये ठंडा है। तो हीट हमेशा हॉटर से कूलर की तरफ मूव करती है, तो वो अपनी हीट इसको दे जाता है और उसी हीट से बर्फ़ पिघलने लगती है। अच्छा, जब हमने उस मॉइस्चर से हीट वापस ले ली तो अब वो फिर से वेपर नहीं बन सकता और उसे यहीं पर पानी की बूंद बनकर ठहर जाना होता है। तो वही बात यहाँ कही गई है। So when particles of air collide with cool outer surface of glass, they lose their latent heat, वो अपनी लेटेंट हीट को लूज कर देते हैं and get converted into
टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो लिक्विड में बदल गया। हमने उसकी लेटेंट हीट उसे वापस मांग ली कि वापस करो, तो जब ठंडी सरफेस के संपर्क में आएगा तो वापस हमने ले ली, लेटेंट हीट ही ले ली गई, तो फिर से उसे लिक्विड बनना पड़ेगा। फिर गर्म कर दो तो फिर स्टीम। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच इज सीन on outer surface of ice cold water, which is seen on outer surface of ice cold water, ऐसा होता है। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है विच इज मोर कूलर, 0 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है, विच इज हैविंग मोर एनर्जी, विच इज हैविंग मोर एनर्जी। जीरो डिग्री सेल्सियस की आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। आइस बहुत सारे टेम्परेचर पर हो सकती है, आइस को और भी कूल कर सकते हो, -30 पे भी हो सकती है, -40 पे भी हो सकती है। जीरो पे आएगी तो उसे फिर पानी बनना पड़ेगा। सो आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा एनर्जी है, और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो किस में ज़्यादा एनर्जी है? व्हेन वी सप्लाई हीट टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस, तो इसका आंसर क्या है? अगर आप व्हेन वी सप्लाई हीट टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस, देन ड्यू टू दिस सप्लाइड लेटेंट हीट, हम उसे लेटेंट हीट दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ने वाला नहीं है, बस बॉन्ड ही टूटेंगे और वो वाटर में बदल जाएगी। देन ड्यू टू दिस लेटेंट हीट आइस मेल्ट्स टू फॉर्म 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, वो मेल्ट होकर के वाटर बन जाएगी, बट टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आइस melts to form 0 डिग्री सेल्सियस water. 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बदल गई। हेंस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कंटेन्स एडिशनल हीट, उसके पास ज़्यादा हीट हुई। हेंस 0 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स एडिशनल हीट एनर्जी, उसके पास एडिशनल हीट। क्यों? क्योंकि जो हमने हीट दी थी तो टेम्परेचर तो बदला नहीं, लेकिन पानी को वो एनर्जी मिल गई, क्योंकि आइस पिघल के पानी बन गई। तो किस में ज़्यादा एनर्जी हुई, आइस में कि वाटर में? दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस के हैं, तो पानी में ज़्यादा एनर्जी। उसमें लेटेंट हीट भी हुई, जो हमने दी थी वो कहाँ गई? वो उसी वाटर में ही तो है। सो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, so 0 डिग्री सेल्सियस water contains additional heat as latent heat. Hence 0 डिग्री सेल्सियस water contains more energy than 0 डिग्री सेल्सियस ice. Hence 0 डिग्री सेल्सियस water contains more energy than
0 डिग्री सेल्सियस आइस, उसमें ज़्यादा हीट है, लेटेंट हीट के फॉर्म में है। अब पूछा जा रहा है विच कंटेन्स मोर एनर्जी, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, विच contains more energy, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, दो चीज़ें। अब जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को हाथ में रख लोगे तो बताओ तब ज़्यादा ठंडक लगेगी कि 0 डिग्री का वाटर? तो आइस रखोगे तो ज़्यादा ठंडक लगेगी, क्योंकि वो आइस आपके हाथ से हीट ले करके, बहुत सारी हीट ले करके, बहुत सारी लेटेंट हीट ले करके 0 डिग्री का पहले वाटर बनाएगी, फिर उसके बाद उसका और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो इसलिए 0 डिग्री की आइस ज़्यादा कूल होगी। अगर आइस को हाथ में रखोगे तो पहले तो अपने आपके हाथ से वो लेटेंट हीट निकालेगी, क्योंकि उसे पानी बनना है 0 डिग्री का, फिर उसके बाद वो रूम टेम्परेचर पर आएगी। और जबकि 0 डिग्री का वाटर डालोगे तो वो सीधा रूम टेम्परेचर पर आने के लिए जो थोड़ी बहुत हीट होगा वो ले लेगा, वो लेटेंट हीट नहीं लेगा आपके हाथ से। लेकिन जो आइस है वो दो तरीके की हीट लेगी, एक तो लेटेंट हीट भी आपके हाथ से निकालेगी और फिर रूम टेम्परेचर तक आने के लिए और हीट निकालेगी। तो बताओ किसने आपके हाथ से ज़्यादा हीट निकाली? तो आइस ने ज़्यादा निकाली, उसने लेटेंट हीट भी निकाल ली। इट हैज़ एक्सट्रैक्टेड लेटेंट हीट फ्रॉम योर हैंड या फ्रॉम योर पाम टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। इस तरीके से अगर हाथ में आप बर्फ़ का टुकड़ा लोगे तो वो ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है और पानी नहीं पहुंचाता। यही बात है। अब बात पूछी जा रही है कि अगर आपके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर गिर जाए और 100 डिग्री सेल्सियस की अगर स्टीम आपके हाथ में फेंक दी जाए तो किसमें आदमी को ज़्यादा सीवियर बर्न होगा? सो विच कॉजेज मोर सीवियर बर्न, किसमें ज़्यादा एनर्जी है? नाउ तो when 100 डिग्री सेल्सियस boiling water is heated, further heated, when 100 डिग्री सेल्सियस boiling water is further heated, then it receives, तो ये इट जब हीट किया जाता है तो इट टेक्स लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट लेता है, latent heat to get converted into 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, क्योंकि वो फोर्स ऑफ पार्टिकल को ओवरकम करता है बिटवीन पार्टिकल्स को और फिर वो स्टीम में बदल जाता है। इन दिस वे 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम कंटेन्स एडिशनल हीट एज लेटेंट हीट। तो बताओ स्टीम में ज़्यादा हीट हुई कि नहीं? क्योंकि उबलते हुए पानी को घंटों उबालोगे तब स्टीम बनेगी 100 डिग्री सेल्सियस में। तो जितना आपने अलग से हीट दी वो सारी हीट किसके पास है? अब स्टीम के पास है। सो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम कंटेन्स एडिशनल हीट, उसके पास एडिशनल हीट हो गई, जो आपने उसको घंटों उबाला है वो सारी हीट लेटेंट हीट है, हीट एज लेटेंट हीट। अब मान लो उसमें ज़्यादा हीट है, सो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी देन 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर। सो 100 डिग्री सेल्सियस steam contains more energy than 100 डिग्री सेल्सियस boiling water.
बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा एनर्जी स्टीम में है। अब आप देख लो, अगर आपके हाथ में स्टीम लग जाए, यहाँ पर आप जैसे वेपर्स होते हैं ना, जो कई बार हम स्टीम लेते हैं, स्टीम अगर सीधे कभी आप उसके बहुत पास आ गए तो उससे जो बर्न होगा वो सीवियर होगा। या उसके पास हाथ ले गए तो हाथ बहुत ज़्यादा जलेगा। डॉक्टर बार बार बोलेगा अगर कोई स्टीम से जलेगा तो 3-4 बार बोल देता है ये तो स्टीम से जला है। क्यों ऐसा बोलता है? तो स्टीम जब हमारे हाथ के पास में आएगी तो सबसे पहले तो वो अपनी लेटेंट हीट जो उसके पास है वो हमको देगी, और उसके बाद जब लेटेंट हीट देगी तो हम उससे जल जाएंगे, क्योंकि हमारा हाथ ठंडा है, उसके पास तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है और लेटेंट हीट है। जब वो अपनी सारी लेटेंट हीट हमको दे देगी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर बन जाएगी। तो वो स्टीम हमारे हाथ की सरफेस पर ही 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर बनेगी, और तब तक तो वो न जाने कितनी लेटेंट हीट हमको दे के जला चुकी होगी। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग वाटर से 25 डिग्री सेल्सियस तक, यानी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक आने में, रूम टेम्परेचर तक आने में वो और भी हीट हमको देगी, तो फिर उसके बाद और जलाएगी। जबकि 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर ऐसा नहीं करेगा, वो सीधा रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, उसमें जो जलाएगा सो जलाएगा। तो स्टीम हमें ज़्यादा जलाती है क्योंकि वो लेटेंट हीट भी हमको देती है, और साथ में रूम टेम्परेचर तक आने में भी वो जो हीट देती है सो देती है। तो दो तरीके से हमको हीट देती है। सो हैंस स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर, क्योंकि उसके पास हीट ज़्यादा है तो वो जलाएगी भी ज़्यादा। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? तो समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए? सो कॉटन क्लॉथ्स जो भी होते हैं कंटेन्स फाइबर। उसमें क्या होता है? कॉटन फाइबर्स होता है। कॉटन क्लॉथ्स कंटेन कॉटन फाइबर which are बेस्ट अब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। जो हमारे बॉडी से स्वेट तो निकलेगा, बेस्ट गर्मी में, समर में जो पसीना निकलता है उसको फिर एब्जॉर्बर, बेस्ट एब्जॉर्बर कौन है? रुई से या कॉटन के कपड़े अगर हम पहनेंगे तो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। अच्छा, ये जो स्वेट एब्जॉर्ब करता है, तो ये स्वेट जो होता है उसमें एब्जॉर्ब हो गया। इन दिस वे द सरफेस एरिया ऑफ स्वेट इज इंक्रीज्ड। जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसमें फाइबर है, उन्हीं फाइबर्स में पूरे में पसीना फैल गया। इन दिस वे सरफेस एरिया ऑफ स्वेट, स्वेट तो एक लिक्विड हुआ, इज इंक्रीज्ड। अच्छा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया causes higher rate of evaporation. Increase in surface area, हमें मालूम है कि सरफेस एरिया बढ़ा दो तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। 4 फैक्टर देखे थे। सो कॉजेज हायर रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो पसीना बहुत जल्दी सूख जाएगा। लेकिन वो जो स्वेट इवेपोरेट होगा वो कहाँ से हीट लेगा? थोड़ा तो टेम्परेचर से ले लेगा क्योंकि बाहर समर है, और थोड़ा हमारी बॉडी से भी लेगा। तो वो हमारी बॉडी से जब हीट निकाल के इवेपोरेट होगा तो हमें कूल कर देगा। सो एंड वी नो evaporation causes cooling, so we remain cool. We know that evaporation
causes cooling, so we remain cool. इस तरीके से हम कूल बने रहते हैं ड्यूरिंग समर if we wear cotton cloth. If we wear cotton cloths. देखो हमने तो सीधा लिख दिया है कि इवापरेशन कॉजेस कूलिंग. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ड्यूरिंग इवापरेशन sweat particles extract energy from our body and get evaporated, so we remain cool. वरना ये सही आंसर है, इसी को लिख दो. तो ये चीज कही गई. Now in text questions, पेज नंबर 10, पेज 10 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम करें. पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे. वाई डज ए डेजर्ट कूलर cools better on a hot dry day. तो जब गर्मियों में वो अच्छा करेगा और साथ में ड्राईनेस होगी तो भी अच्छा करेगा. बारिश के सीजन में कूलर चलाने का कोई मतलब नहीं है. तो ठंडक हमें गर्मी में और ड्राईनेस जब होगी तभी होती है. तो ऐसा क्यों होता है? सो ऑन ए हॉट ड्राई डे, हॉट ड्राई डे क्या होगा? हॉट है तो हॉट की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इज मोर, टेम्परेचर इज मोर. और ड्राई की वजह से क्या होगा? एंड ह्यूमिडिटी इज लेस. इज लेस. तो ये दोनों चीजें हो गई. टेम्परेचर इज मोर एंड ह्यूमिडिटी इज लेस. बोथ दीज फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी का कम होना और टेम्परेचर का ज़्यादा होना, increases rate of evaporation. Both these factors increases rate of evaporation. evaporation fast हो जाएगा. so further when इसकी वजह से तो evaporation fast हुआ. further when water falls on grass, cooler grass, then its surface area increases. क्योंकि ग्रास में कहाँ कहाँ से होके वो गिरता है तो कितना लार्ज सरफेस एरिया है, वो और इवापोरेशन को फास्टर कर देता है. और साथ में ड्यू टू एग्जॉस्ट फैन विंड स्पीड इज हाई, तो विंड स्पीड भी हाई हो गई और पानी गिरा तो लार्ज सरफेस हो गई ग्रास की. तो चारों फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व हो गए. सो दिस कॉजेस फर्दर increase in rate of evaporation, and we know that evaporation causes cooling. So water of cooler in bulk becomes cool. पानी बहुत ठंडा हो जाता है. and when air passes through this cool water, then we feel cool breeze. और जब उस ठंडे पानी से हवा पास होके आती है हमारे तक तो हमें कूल ब्रीज महसूस होती है. तो दो फैक्टर तो ये हो गए और दो फैक्टर और भी छिपे हैं. एक तो जो पानी गिरता है वो लार्ज सरफेस एरिया में गिरता है ग्रास पे, और चौथी चीज एग्जॉस्ट फैन विंड स्पीड भी बढ़ा देता है. तो चारों फैक्टर काम यहाँ कर रहे हैं तभी कूलर हमें ठंडी हवा दे रहा है. सो इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन. फर्दर इसके आगे क्या होता है? further when water falls on grass, its surface area increases.
its surface area increases, and due to exhaust fan wind speed is increased, and due to एग्जॉस्ट फैन जो कूलर में लगा है, wind speed is increased. This further increases rate of evaporation. Further increases rate of इवापोरेशन. इतना ज़्यादा इवापोरेशन है कि कूलर की पानी की टंकी सुबह भरो शाम को खाली. कभी देखा है इतना पानी एक साथ इवापोरेट होते हुए कि टंकी 10-10 बाल्टी पानी खाली हो जाए. सो दिस फर्दर इंक्रीजेज रेट ऑफ इवापोरेशन. सो वी नो दैट इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग. वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. क्यों कूलिंग करता है? क्योंकि वो बल्क से एनर्जी ले करके वेपराइज हो जाता है, बल्क पे पानी को ठंडा कर देता है. बल्क यानी पूरे पानी को. वी नो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग व्हेन एयर पासेस थ्रू दिस कूल वाटर, देन कूल ब्रीज इज फेल्ट. तो ऐसा लगता है ठंडी हवा चल रही है. व्हेन एयर पासेस through this cool water, then cool breeze is felt. इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि जो डेजर्ट कूलर, नाम ही उसका पड़ गया कि रेगिस्तानी कूलर, क्योंकि ड्राईनेस भी है यहाँ, समर भी है, गर्मी भी है. सो नाम उसका इसीलिए डेजर्ट कूलर है, क्योंकि सबसे अच्छा काम वो राजस्थान में ही करता है. सो इस तरीके से डेजर्ट कूलर कूल्स इन हॉट ड्राई डे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन earthen pot becomes cool during summer? How does the water kept in earthen pot या मटका भी कह सकते हैं, becomes cool during summer? तो मटके में पड़ा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है. गर्मियों में पानी उसमें ठंडा रहता है. ऐसा क्यों होता है? सो मटके में या अर्थन पॉट में कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स. उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं. मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स. टाइनी मतलब छोटे और पोर्स का मतलब छेद होते हैं. एक दो नहीं, लाखों, मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स. और अंदर का पानी उन्हीं पोर्स में, उन्हीं छेदों में रिस के जाता है. जैसे ये मटका है और इस मटके में मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो जो मटका है इसमें ना जाने कितने ऐसे छोटे छोटे छेद हैं. तो उन्हीं से होता हुआ पानी रिसता है. वाटर सीप्स थ्रू दीज मिलियन टाइनी पोर्स. इसी से हो करके वो वाटर इन्हीं छेदों से सीप होता है, रिस जाता है. तो रिश्ता बाहर तक पहुंच जाता है. आप देखो मटका बाहर से गीला लगेगा, जब अंदर पानी भरा होगा तो बाहर से भी गीला दिखता है. तो इनसे जब वो रिस के बाहर जाता है, व्हेन वाटर सीप्स थ्रू दिस earthen pot, तो क्या होगा? देन its surface in area increases up to large extent. So earthen pot contains million of tiny pores. When water
सीप्स, सीप्स का मतलब रिश्ता हुआ, seeps through these pores, then surface area of water increases up to large extent. सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। फर्दर इन समर, समर की भी बात है ना, फर्दर इन समर टेम्परेचर इज हाई, फर्दर इन समर टेम्परेचर इज हाई। बोथ दीज फैक्टर्स, कौन से दो फैक्टर्स, इंक्रीज इन सरफेस एरिया और हाई टेम्परेचर, दो चीज हो गई ना। बोथ दीज फैक्टर्स इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन, ये दोनों ही वाष्पन की दर को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन। We know that evaporation causes cooling. We know that evaporation causes cooling. क्यों कूलिंग करता है? As water extract latent heat from bulk of water and get vaporized, so water becomes cool. जो वाटर यहाँ से वेपराइज होके जाएगा, मटका भी थोड़ा खाली हो जाता है, ऐसा नहीं कि जितना भरोगे उतना ही रहेगा, इवेपरेट होता है, थोड़ा खाली हो जाएगा, इसीलिए तो उसका पानी ठंडा होता है। तो जो पानी इवेपरेट हुआ उसने इसी में से एनर्जी लेकर इवेपरेशन कर दिया। अब जब इसमें से एनर्जी लेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो पानी ठंडा हो जाएगा। इवेपरेटिंग वाटर एक्सट्रैक्ट्स लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ वाटर एंड गेट वेपराइज्ड। इवेपरेटिंग वाटर, ये सेंटेंस आप ऊपर भी लिख सकते हो, जो कूलर वाले में, ये सेंटेंस सब जगह लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। इवेपरेटिंग वाटर एक्सट्रैक्ट लेटेंट हीट फ्रॉम bulk of water and get vaporized. So water kept in earthen pot becomes cool. So water kept in earthen pot becomes cool. इसीलिए वो पानी ठंडा हो जाता है। तो ये बात बताई गई कि क्यों ठंडा हो जाता है। पूछा गया है कि why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? When we put some acetone or पेट्रोल ऑन इट, जब हम हाथ में थोड़ा एसीटोन या पेट्रोल डालते हैं तो हमें ठंडक लगती है। एसीटोन क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर। तो कभी थोड़ा सा डाल के देखो नेल पॉलिश रिमूवर हाथ में, या नेल में ही लगा के देखो तो कितना ठंडा ठंडा लगता है। तो क्यों, अगर हम इसको पाम में डाल दें तो पाम में ठंडक क्यों लगती है? सो when we put, जब ये हम पुट करते हैं क्या, एसीटोन और पेट्रोल, जो ये बहुत वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब बहुत आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। when we put highly volatile
वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब समझते हो? वेपराइजेबल, जो आसानी से वेपराइज हो जाए, वेपराइजेबल। हाईली वोलाटाइल एसीटोन और पेट्रोल ऑन आवर पाम, एसीटोन और पेट्रोल। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है, और पेट्रोल तो आप लोग जानते हैं, पेट्रोल को भी टच करके देखेंगे तो ठंडा लगेगा। ऑन आवर पाम, देन, तो क्या होगा? देन देयर सरफेस एरिया इंक्रीजेस, क्योंकि पूरे हाथ में फैल जाएंगे। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। विच इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन, विच increases rate of evaporation। now अब जब इवेपोरेशन होगा, सो इवेपोरेटिंग एसीटोन और पेट्रोल, सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होगा? एसीटोन, एसीटोन बोलो या पेट्रोल बोलो, जो भी हाथ में लें, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ये हमारे हाथ से, इनको अगर लेटेंट हीट दे दो तो स्टीम में बदल जाएंगे। अब इनको उबालने की तो ज़रूरत नहीं, इनको थोड़ी सी हीट चाहिए, तो हाथ से ही लेकर ये उड़ जाएंगे। सो दे एक्सट्रैक्ट लेटेंट हीट। कभी भी किसी लिक्विड को अगर आपको स्टीम में बदलना है तो आपको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी। कभी भी किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो लेटेंट हीट देनी पड़ेगी। ये फेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने के लिए और पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए लेटेंट हीट तो देनी पड़ेगी। सो दे एक्सट्रैक्ट लेटेंट हीट from our palm। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन वो हमारे पाम से लेटेंट हीट निकाल लेते हैं, और जब हमारे हाथ से एनर्जी ही चली जाएगी तो हमको ठंडा लगेगा। सो वी फील कूल। हाथ में बर्फ भी रखते हो तो पिघलती है, और हमारे हाथ से लेटेंट हीट लेती है, तभी तो हमको ठंडा लगता है। नाउ why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? अगर प्लेट में चाय पियोगे तो ठंडी लगती है, और कप में से पियो तो गर्म लगती है। सो वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर? कभी ऐसा भी होता है स्कूल जाने में जल्दी होती है तो फिर हम उसको प्लेट में डाल के दूध पी लेते हैं। मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर, that is from a saucer rather than a cup। क्या पूछा जा रहा है? हम चाय को जल्दी जल्दी सिप कर पाते हैं अगर उसे हम तश्तरी में डाल दें, और कप में धीरे धीरे सिप करेंगे, लेकिन सॉसर में डाल दें तो वी आर एबल टू सिप फास्टर फ्रॉम ए सॉसर। सो व्हेन वी पोर, पोर का मतलब डाल देना, उड़ेल देना। when we pour hot milk or tea in saucer, then its surface area increases। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, भाई सॉसर में डाल दिया तो अब ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया increases
रेट ऑफ इवापोरेशन, तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन। नाउ इवापोरेटिंग मिल्क और टी एक्सट्रैक्ट लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड। जो इवेपरेट होता है वो पीछे जो बचा हुआ है उसी में से तो हीट लेकर के वो इवेपरेट होगा, एंड द रेस्ट ऑफ मिल्क और टी बिकम्स कूल, हेंस वी कैन सिप फास्टर। So evaporating milk or tea extract latent heat from bulk of लिक्विड। लिक्विड कुछ भी ले लें, लिक्विड का मतलब मिल्क या टी का आ गया, तो उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड जो रिमेनिंग मिल्क और टी becomes less hotter, लेस हॉट होगा क्योंकि उसमें से अब हीट निकल गई ना, जो ऊपर एवापरेट हो रहे थे। सो वी कैन सिप फास्टर, सो वी कैन सिप फास्टर, इसीलिए हम फास्टर उसको सिप कर पाते हैं अगर सॉसर में डाल दिया जाए। बात कही गई है, विच टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, which types of clothes should we wear in summer, गर्मियों में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो इन ड्यूरिंग समर वी शुड वियर लाइट कलर्ड, हल्के रंग के पहनने चाहिए, काले रंग के नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स। ऐसा करना चाहिए। आप कभी पापा के स्कूटर की गद्दी छू के देखिए जो ब्लैक कलर की, इतनी गर्म होगी, क्योंकि ब्लैक चीज़ पे जब सनलाइट पड़ती है तो सारी हीट एब्जॉर्ब वो कर लेता है और बिल्कुल गर्म होगा। और कभी आप ऐसी टाइल्स पे चलिए जो वाइट कलर की है तो आपको उसमें थोड़ा ठंडा लगेगा, और ब्लैक टाइल्स पे चलेंगे तो गर्म लगेगा। तो ब्लैक चीज़ गर्मियों में बहुत गर्म होती है, और वाइट कलर की या लाइट कलर की चीज़ उतनी गर्म नहीं होती, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। सो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, अब पहले हम लाइट कलर्ड की बात करेंगे। सो लाइट colored cloths reflect sunlight, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, वो कपड़े ही रिफ्लेक्ट कर देगा उसको। ठीक है, सो वी फील लेस हॉट। ऑन अदर साइड कॉटन क्लॉथ्स आर बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। जो सिल्क है वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, टेरिकॉट नायलॉन के कपड़े नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे नायलॉन का मोजा उतारेंगे तो पैर में पसीना रहेगा, और उसी की जगह अगर कॉटन का मोजा पहन के जाएंगे तो नहीं पसीना रहेगा। तो दीज आर बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्वेट, सरफेस एरिया ऑफ स्वेट। जब एब्जॉर्व कर लिया तो पूरे कपड़े में स्वेट फैल गया, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, पूरे कपड़े में पसीना फैल गया, एंड सरफेस एरिया बढ़ गया। दिस इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ स्वेट, सो
rate of evaporation increases, इस वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा जब सरफेस एरिया बढ़ गया। अब वी नो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, वी नो evaporation causes cooling, so we feel cool, इसलिए हमें कूल लगता है। तो इसलिए हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए समर में, लाइट कलर्ड के, और जिससे कि हमें ठंडा लगे। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी आगे अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।